देखिए, ये साइंस के कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा गया है कि 10:3 के अनुपात के क्षेत्रफल पर 5:9 के अनुपात पर बल कार्यरत है। तब दाब का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दाब का अनुपात। ठीक है। देखिए, फार्मूला सबसे पहले आप समझ लीजिए। फार्मूला होता है दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू बल। बल F से प्रदर्शित करते हैं, बटा होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को A से शो करते हैं। ठीक है, ये तो रहा फार्मूला। अब हमें यहाँ क्या दिया है? क्षेत्रफल में अनुपात दिया है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ दो क्षेत्रफल होंगे। इसको दे देते हैं नाम A1, इसको नाम दे देते हैं A2। और ये हमारे पास क्या है? बल का अनुपात है, जिसका नाम दे देते हैं F1 और इसका नाम दे देते हैं क्या? F2। तो कह रहे हैं दाबों का अनुपात। ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? P1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? P1। तो P1 निकालेंगे तो आप फार्मूला देख के आप बता ही सकते हैं। तो P1 के लिए F1 अपान क्या लिखना पड़ेगा? A1 लिखना पड़ेगा। और P2 इक्वल टू लिखना पड़ेगा F2 अपान A2। ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। हमसे दाब में अनुपात पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है? दाब में अनुपात। ठीक है। तो गिवन लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो गिवन में आप लिख सकते हैं कि A1 रेशियो A2 इक्वल टू कितना है? 10:3। ठीक है। इसका मतलब अगर आप लोग A1 लिखें तो लिख सकते हैं 10x। और क्या लिख सकते हैं? A2 लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 3x। ठीक है। सेम इसी प्रकार क्या, अगर इसी प्रकार देखें तो इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 सॉरी, P1 नहीं, F1 है ना। F1 रेशियो F2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5:9। 5:9। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? F1 इक्वल टू 5 x है तो उसमें इसमें y ले लेते हैं। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9y। अगर आप x और y से कंफ्यूज हैं तो देखिए, ये क्षेत्रफल है तो इसमें जो रेशियो होगा वो दूसरा होगा, और ये बल है इसलिए y हमने ले लिया दूसरा। आप ए बी सी डी जो मर्जी करें, आपको 10A 3A माने जो एरिया में लीजिएगा वो दोनों एरिया में, जो बल में लीजिएगा वो दोनों बल में। ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1। F1 की वैल्यू कितनी है? 5y अपान A1। A1 की वैल्यू कितनी है? 10x। ठीक है। इसी प्रकार से P2 क्या हो जाएगा हमारे पास? P2 हो जाएगा हमारे पास F2। F2 कितना है? 9y अपान A2 कितना है? 3x। हमसे कह रहे हैं दोनों दाब में अनुपात बताइए। इसका मतलब P1 रेशियो क्या पूछ रहे हैं? P2। तो P1 रेशियो P2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5y बटा कितना? 10x रेशियो 9y बटा कितना? 3x। ठीक है। ये y से ये वाला y कट गया, ये वाला x से ये वाला या x कट गया। तो आया क्या? क्या 5/10। और इस रेशियो को हमने बटन बदल दिए तो ये हो जाएगा 9 बटे कितना? 3। ठीक है। अब ये वाली लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी? गुणा बनेगी तो ये हो जाएगा 5/10 गुणे 3 बटा कितना? 9। ठीक है। कुछ भी नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 5×3=15 बटा 10×9=90। ठीक है। तो कट कर दीजिए। अगर यही कट करना था, यही कट कर देते तो आसान रहता, इतना गुणा नहीं करना पड़ता। 5×5, 5×2 कितना हो जाएगा? 10। तो हो जाएगा 3/3 से ये भी तो कट रहा है। 3×3, 3×3=9। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3×2 कितना? 6। अर्थात P1 रेशियो जो P2 आएगा वो आएगा 1:6। ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, हमने x और y इसलिए यहाँ मान रखा है ना ताकि आपको समझ में आए। समझ में आए। अगर आप चाहते हैं कि x y ना लिखें तो मत लिखिए। देख रहे हैं ना, अनुपात है तो अनुपात आपस में वो फिर से कट ही जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल लगाने का जो तरीका है ना वो यही होना चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। देखिए, अगली सवाल क्या है हमारे पास? कह रहे हैं सोने का अपेक्षित घनत्व 19.3 है, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो SI मात्रक में सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए? सोने का। ये नया टॉपिक है इसलिए हमने यहाँ आप लिए पॉइंट बना रखा है कि आप समझ सकें कि अपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात, परिभाषा नहीं बताते हुए हम आपको बता रहे हैं कि अपेक्षित घनत्व है क्या। जब हम किसी पदार्थ का घनत्व क्या करते हैं? पता करते हैं। किसी किसी पदार्थ की क्या पता करते हैं? डेंसिटी, घनता पता करते हैं। और घनता की तुलना जो है ना वो किससे करते हैं? पानी से करते हैं। किससे करते हैं? पानी से कहते हैं। तो उसे अपेक्षित घनत्व कहते हैं। किसी भी पदार्थ के घनता की तुलना जब हम लोग पानी के घनत्व से करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। ठीक है। अपेक्षित घनत्व के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है पदार्थ की घनता बटा जल की घनता। देख रहे हैं ना, माने रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। माने पानी से आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। हमें किसका? सोने का अपेक्षित घनत्व दिया है। सोने का रिलेटिव डेंसिटी कितना है?
19.3, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आगे हमें क्या दिया है, जल का घनत्व दिया है। जल का डेंसिटी घनत्व कितना है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये जल का हमेशा होता है सदैव, कभी कभी ये सिर्फ दे देगा आपको सोने सोने का दे देगा, उसके बाद क्या करेगा, आपको जल का देगा ही नहीं, तब आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जल का हमेशा याद रख लीजिए 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सोने का घनत्व निकालना है। क्या निकालना है, सोने का घनत्व। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ, सूत्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा, सूत्र बनेगा सोने का आपेक्षिक घनत्व, सोने का रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, सोने की डेंसिटी, किसकी, सोने की डेंसिटी अपान वाटर की डेंसिटी, जल का घनत्व, ठीक है। तो सोने की डेंसिटी कितना है, 9.3 है, इक्वल टू सोने की रिलेटिव डेंसिटी 9.3 है, और सोने की क्या है, सोने की डेंसिटी तो हमें पता करना है। सोने की डेंसिटी अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जल की डेंसिटी 1000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 19.3 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोने का घनत्व, सोने का घनत्व, ठीक है। ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 3 और 2 जीरो, 19,300, ठीक है। सोने का घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोने का घनत्व, और घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। बाकी आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए देख रहे हैं ना, आपेक्षिक घनत्व के साथ मात्रक नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पदार्थ के घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और जल का घनत्व भी क्या होता है, उसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दोनों का ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। आप इसे भी ध्यान रखें, याद रखें, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है सवाल में। ये एक सवाल और भी है, इसमें कह रहे हैं यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार जो है वो 50 किलो है, तो बताइए उस व्यक्ति को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा तो कि उसका भार कितना हो जाए, 25 किलोग्राम रह जाए। तो हमने यहाँ आपके लिए क्या, वजन गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, और दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हमने यहाँ आपके लिए फॉर्मूला लगा रखा है, क्या, डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां ये आर कौन है, पृथ्वी की त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। डब्ल्यू कौन है, ये भार है, ये मूल भार है, कौन सा, मूल भार, ठीक है। और ये डब्ल्यू डैश कौन है, ये नया है, नया भार, ठीक है। और अगर एच कौन है, एच है ऊंचाई, यही एच की वैल्यू हमें पता करनी है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम भार हो जाए, ठीक है। डब्ल्यू बराबर कितना है, 50 किलो है, ठीक है। बाकी कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू ब्रैकेट में आर बटा आर प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस डब्ल्यू को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश इक्वल टू आर अपान आर प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। डब्ल्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी 25 और डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी कितना, 50, बराबर कितना हो जाएगा, आर अपान आर प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 से करना 25, 25 दूना 50 इक्वल टू आर अपान आर प्लस एच। हम आर की वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं ना, क्योंकि रख के स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बच रहे हैं। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आप जानते हैं ना, जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा आर अपान आर प्लस एच इक्वल टू कितना, 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा कर्निंग 2r इक्वल टू आर प्लस एच। हमें एच निकालना है तो आर को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एच निकालना है ना, इसलिए इसे इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू करनी में 2r माइनस आर, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी में 2 माइनस 1। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 6400 है, और कर्णिम 2 का मान 1.414 माइनस कितना 1, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6400, और घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 0.414, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2649.6 समथिंग समथिंग, ठीक है। और आप जानते हैं ना, जब दशमलव के बाद कोटिमान लिखते हैं और उसके बाद अंक 5 से ज्यादा होता है, तो उसके पहले वाले में एक जोड़ करके दशमलव को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा एच बराबर 2650 किलोमीटर, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान है। 1.2 किलोग्राम का एक पत्थर पृथ्वी द्वारा आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरता है, तो इस पत्थर पर लगने वाला बल कितना होगा।
तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। एम का मान है 1.2 और जी का मान 10 दिया हुआ है, ये देखिए। तो आंसर हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। और इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न त्वरण, ये त्वरण जो है ना वो यही वाला त्वरण हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी। यही आंसर होना चाहिए, ठीक है।